समीर की माँ की मौत हुई तो उसकी सौतेली माँ ने समीर पर इल्ज़ाम लगा दिया कि समीर ने मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की है ताकि उसका बाप उसे घर से निकाल दे और सारी जायदाद उसकी बेटी को मिल जाए। समीर के बाप ने सुना तो उसने समीर को बहुत मारा और पुलिस उसे गिरफ्तार करके अदालत में ले गई, जहां अदालत ने 14 साल के समीर को सजाए मौत सुना दी। और 2 हफ्तों बाद जब समीर को फांसी पर लटकाया जाने लगा तो सौतेली माँ और उसकी बेटी समीर को फांसी पर लटकता देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अपनी उम्र देखो और अपनी करतूत देखो। कौन कहेगा कि 14 साल का बच्चा इस कदर गंदी हरकत भी कर सकता है। इस उम्र के बच्चे तो खेलकूद में लगे रहते हैं, मगर तुम आखिर क्या वजह थी जो तुम ये सब कुछ करने लगे? क्या तुम्हारे दोस्त तुमसे बड़ी उम्र के थे या फिर तुम्हारे घर का माहौल ही ऐसा था जो तुम इतना बड़ा पाप कर बैठे? न्यूज़ रिपोर्टर शालिनी 14 साल के समीर से सवाल कर रही थी। उसकी वीडियो बनाई जा रही थी जबकि वो जेल की सलाखों को पकड़े हुए सर झुकाकर बैठा था। कई सवाल इस वक्त उससे किए जा चुके थे मगर वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। कई सवाल थे जिनका जवाब शालिनी चाहती थी, मगर जब उस लड़के ने कुछ न बोला तो ये कहकर उसकी बेइज्जती करने लगी कि जब ये पाप कर रहे थे तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई, अब बताते हुए क्यों शर्मा रहे हो? बहरहाल एक के साथ 2 और फिर 3 बातें और लगाते हुए रिपोर्ट तैयार की जा चुकी थी कि 14 साल के समीर ने अपनी ही सौतेली बहन शाजिया की इज्जत पर हाथ डाला है। ये शब्द थे जो हर एक को उससे नफरत महसूस करवा रहे थे। कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये 14 साल का बच्चा ऐसी गंदी हरकत भी कर सकता है। भले समीर 14 साल का था मगर उसका जिस्म भरा हुआ था, अपनी उम्र से बड़ा लगता था। कुछ उसका सेहतमंद शरीर और उसके नए नक्श और शरीर की बनावट ऐसी थी कि वो 14 साल की उम्र में भी 17 साल का नौजवान लगता था। वो न्यूज़ रिपोर्टर तो वहां से जा चुकी थी मगर समीर एक कोने में बैठा था। जिस जेल में वो मौजूद था वहां पर उस वक्त उस जैसे कई बच्चे मौजूद थे, लेकिन सभी उससे दूर दूर होकर बैठे थे। हर कोई उसे बुरा भला कहता रहता था। यहाँ पर आए हुए उसे 1 हफ्ता बीत चुका था और ये हफ्ता किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला था। जब रात को सब सो जाते तो वो बैठकर रोता रहता था। फिर वो रो रो कर अपनी माँ को याद करता रहता, या अगर उसकी माँ जिंदा होती तो आज उसके साथ ही सब कुछ ना हो रहा होता। फिर ये भी डर कि अगले 1 हफ्ते बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा, वो भी उस गुनाह के लिए जिसके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। समीर अभी सोने के लिए बिस्तर पर लेटा था कि जब उससे बड़ी उम्र के कुछ लोफर किस्म के मुजरिम लड़के वहां पर आ गए। अगले ही पल कॉलर से पकड़कर उसे बिस्तर से गिराया था। कहने लगे कि यहाँ का मैं दादा हूँ, बिस्तर पर मैं ही सोऊंगा, तू जमीन पर लेटकर सो जा। मजबूरन बगैर किसी से कोई बहस किए समीर एक तरफ बैठ चुका था। उसके माथे पर अभी भी कई जख्म और नीलों के निशान थे। पहले तो गुनाह कबूल करने के लिए उसे टॉर्चर किया गया था। मारे डर के उसने खुद ही अपनी जुबान से कबूल किया था कि उसने ही अपनी सौतेली बहन की इज्जत पर हाथ डाला है। हालांकि वो तो इस कदर मासूम था कि जानता भी नहीं था कि उसकी गलती क्या है। बहरहाल मार से बचने के लिए उसने गुनाह कबूल किया था और फिर अदालत में उसे ये सज़ा सुना दी गई थी कि उसे फांसी दी जाएगी। ना ही उसका बाप कुछ बोला था और ना ही उसकी सौतेली माँ ने आगे बढ़कर उसे माफ़ करना चाहा था। मौत का डर दिन ब दिन समीर के चेहरे पर दिखाई देता चला जा रहा था। वो तो बेकसूर ही इस जुल्म का शिकार हो रहा था। ना ही खाने को जेल में ठीक से दिया जा रहा था और ना ही सोने के लिए ठीक से बिस्तर था। जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था समीर के साथ। उसके साथ मौजूद लड़के ये कहकर उसकी बेइज्जती किया करते कि हमने तो फिर भी चोरी चकारी की है तो जेल में आए हैं, मगर तू कैसा बगैरत है अपनी बहन के साथ? अरे सौतेली थी लेकिन थी तो बहन ही ना, उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। तुझ जैसे इंसान को तो कोड़े मारने चाहिए, कीमा बनाकर कुत्तों को खिलाना चाहिए। इतना कहने के बाद जेल के सारे लड़के मिलकर समीर को मारने लगते। उसकी तो नाक से भी खून आने लगा था। हवलदार दूर बैठा ये मंजर देख रहा था। वो भी समीर से नफरत करता था। जब उसे उस पर थोड़ा बहुत तरस आया तो उसने बाकी लड़कों को भगाया था। फिर किसी बेजान चीज की तरह समीर को घसीट कर एक तरफ फेंक दिया। पानी डालकर उसके मुंह पर मारा कि होश आता है तो ठीक है, नहीं तो उठा कर ले जाए उसे जेल के अस्पताल में। उस रात भी समीर जख्मों से चूर था, रो रहा था। उसे वो समय याद आने लगा जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी। वो हार्ट अटैक से मर गई थी। इसके बाद समीर की परवरिश और घर संभालने के लिए समीर के बाप ने दूसरी शादी की थी। उसे वो वक्त याद था जब उसके पापा उस पर जान निछावर किया करते थे। समीर से आगे तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। जब नई माँ घर में आई थी, दुल्हन बनी पापा के कमरे में बैठी थी, तो समीर के पापा समीर का हाथ पकड़ कर और उसे अपने कमरे में लाए थे, जहाँ पर उसकी नई माँ दुल्हन बनी बैठी थी। घूंघट उठाते ही सबसे पहले समीर के पापा ने अपनी नई बीवी से यही कहा था कि देखो ये समीर मेरा बेटा, मेरी जान है। इससे बढ़कर मेरी दुनिया में कोई भी प्यारा नहीं है। अगर तुम चाहती हो
कि हमारे संबंध अच्छे रहें तो तुम मेरे बेटे का दिल और जान से ख्याल रखो। ये शब्द सुनकर समीर की सौतेली माँ के चेहरे पर थोड़ी नागवारी आई थी, मगर वो मुस्कुरा कर कहने लगी कि आप फिक्र मत करें, जैसे जैसे शाजिया मेरी बेटी है वैसे समीर भी आज से मेरा बेटा है। दरअसल सौतेली माँ की भी ये दूसरी शादी थी और पहली शादी से उसकी एक बेटी हुई थी जिसकी उम्र उस वक्त 16 साल थी। उस रात सौतेली माँ ने समीर के पापा से यही कहा कि मैं दोनों बच्चों का दिल और जान से ख्याल रखूंगी। कुछ दिनों तक तो वो दोनों बच्चों के साथ बराबरी का रवैया रखती रही। अपनी बेटी को भी यही पर समझाकर लाई थी कि अपने बाप और भाई के साथ बिल्कुल अच्छा रवैया रखना। मगर जितना समीर मासूम और भोला भाला किस्म का लड़का था, थोड़ी बहुत शरारतें जो वो अपनी माँ की मौजूदगी में कर लिया करता था, अपनी माँ के मरने के बाद तो बिल्कुल ही खामोश रहने लगा था। उसका नेचर इस कदर बदल चुका था कि अगर कोई काम होता तो ही बोलता, वरना ना ही दोस्तों के साथ खेलता था और ना ही घर से बाहर जाता था, बल्कि कमरे में बैठा अपनी पढ़ाई करता रहता था। जबकि उसके उलट शाजिया बड़ी ढीठ, जिद्दी और बदतमीज किस्म की लड़की थी। हर वक्त कोई ना कोई फरमाइश अपनी माँ से करती रहती कि जब तक मामा के घर थे ना कोई मर्जी की चीज़ खा पी सकती थी और ना ही कोई मर्जी के कपड़े पहन सकती थी। मगर अब तो आपने शादी कर ली है, आपका पति आ गया है, कम से कम अब तो मुझे रोज़ मेरी मर्जी के खाने बनाकर दिया करे, मुझे नए कपड़े लाकर दिया करे। इतना सुनना था कि उसकी माँ उसे झिड़क कर बोली कि अपनी जुबान तुम कंट्रोल में रखो, देखती नहीं कि समीर कितना अच्छा बच्चा है, तुम वैसे ही रहने की कोशिश करो। अगर यहाँ पर तुम्हारे पापा को, दूसरे पापा को पता चल गया कि मैं विधवा नहीं बल्कि तलाकशुदा हूँ, तो ना जाने क्या क़यामत खड़ी हो जाएगी। वहाँ भी तुम्हारी और मेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे सगे बाप ने हमें रखने से इनकार कर दिया था। यहाँ पर भी इस तरह की हरकतें की ना तो जाने क्या होगा। इसलिए फिलहाल अपनी हद में रहो। शाजिया भी कुछ देर चुप रही थी, लेकिन जब उसने मासूम और भोले भाले समीर को देखा तो उस पर हंसती रहती थी। वो मौका देखने लगी कि जब वो समीर को तंग कर सके। उस दिन समीर काम लिख रहा था। उसे ना ही शाजिया में दिलचस्पी थी और ना ही अपनी नई माँ में। वो बैठा काम कर रहा था कि जब उसे बाथरूम जाने की ज़रूरत पेश आई। जैसे ही वो उठकर वॉशरूम गया तो शाजिया उसके कमरे में गई और जाकर उसके होमवर्क के पेज को फाड़कर कचरे में फेंक दिया। जब समीर वापस आया और आकर अपना रजिस्टर के देखा तो बौखला सा गया था। कहने लगा कि अभी अभी तो मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर काम लिखा था, वो कहाँ गया। उसकी आवाज़ पर सौतेली माँ भी उसके पास पहुंची थी। कहने लगी कि क्या मतलब कहाँ जा सकता है, कोई बिल्ली बंदा थोड़ी था जो कूद कर यहाँ से वहाँ चला गया। इसी रजिस्टर में तुमने लिखा था, इसी में देख लो। मगर समीर बिल्कुल घबरा चुका था। पूरा रजिस्टर छान मारा मगर वो होमवर्क जो उसने लिखा था कहीं भी मौजूद नहीं था। समीर ने अगले ही पल कह दिया कि मेरे रजिस्टर से किसी ने होमवर्क के पेज फाड़ दिए हैं। इतना सुनना था कि सौतेली माँ कहने लगी कि क्या मतलब, तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगले पल समीर ने शाजिया को देखा था। कहने लगा कि हाँ, यहाँ पर शाजिया ही मौजूद थी, हो ना हो ये शाजिया का ही काम है। ये सुनना था कि शाजिया को तो जैसे लड़ाई का मौका चाहिए था। उठकर लड़ने लगी कि ये क्या तुम बकवास कर रहे हो, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारे होमवर्क के पेज फाड़ने की, बिला वजह मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। उसी वक्त समीर के पापा भी घर आ चुके थे। जब उनकी नज़र से ये सारा मामला गुजरा तो कहने लगे कि हो न हो किसी ने तो ये हरकत की है ना। समीर खुद तो अपनी मेहनत से लिखा हुआ काम नहीं फाड़ सकता। बहरहाल जो होना था हो चुका था। समीर ने अपने हाथों से सारी रात जाग कर दोबारा वो होमवर्क कंप्लीट किया था, क्योंकि कल हर हाल में उसे ये काम टीचर को चेक करवाना था। इसके बाद तो शाजिया ने ये जिद पकड़ ली थी, जो सूट समीर को पसंद था वो या तो फटा हुआ मिलता या फिर प्रेस से जला हुआ होता। अब तो समीर को पक्का यकीन हो चुका था कि शाजिया ही है जो उससे जलन रखती है और उसकी चीज़ों को ख़राब कर रही है। एक दिन जब शाजिया को अपने हाथों से उसके स्कूल यूनिफॉर्म पर रंग गिराते देखा तो वो गुस्से से फट पड़ा था। कहने लगा कि अब मैं तुम्हारी शिकायत पापा से लगा कर रहूँगा, तुमने तो हद पार कर दी है। आज तक मेरा जितना भी नुकसान हुआ उसमें तुम्हारा ही हाथ है, मैं जान गया हूँ। मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन जब समीर के पापा घर आए तो उसने पूरी शिकायत अपने पापा से लगाई थी कि ये मेरे साथ इस तरह करती है। जब समीर के पापा ने सख्ती से शाजिया से पूछा तो वो सर झुका गई थी। इसके बाद तो समीर के पापा ने दोनों माँ बेटी की खूब बेइज्जती की थी कि दोबारा अगर तुम लोगों ने मेरे बेटे को तंग किया तो देखना मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। एक सेकंड नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी माँ के साथ रिश्ता खत्म करने में और धक्के देकर इस घर से निकालने में। तुम लोग नहीं जानती, मेरी सारी दौलत, मेरी सारी जायदाद मेरे बाद मेरे बेटे समीर की है। अगर दोबारा मुझे इस तरह की कोई शिकायत भी मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त समीर अपने कमरे में चला गया। शाजिया और उसकी माँ भी कमरे में चली गईं। लेकिन कुछ देर बाद जब शाजिया और उसकी माँ कमरे से निकली तो दोनों ही रो रही थीं। रोते हुए समीर के पास गईं और उसके पैरों में गिरकर माफिया मांगने लगीं कि हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं शाजिया को बहुत मारूंगी,
अगर तुम कहोगे तो मैं इसे हॉस्टल भेज दूंगी। अपनी सौतेली माँ और शाजिया को अपने पैरों में गिरा देखा तो समीर पीछे हटा था। उन्हें उठाकर कहने लगा कि आप लोग ये सब कुछ मत करें, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ, बस मेरे मामलों में दखल मत दिया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता खेलना और मजाक करना अपनी जगह, लेकिन मेरे नुकसान करके ना जाने शाजिया को क्या सुकून मिलता है। बहरहाल उस दिन तो समीर ने माफ कर दिया। इसके बाद शाजिया का भी व्यवहार समीर के साथ ठीक हो चुका था, जबकि सौतेली माँ भी अब उसका ख्याल रखने लगी थी। यूं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के बर्ताव में एकदम से बदलाव देखकर समीर को कुछ खटकने लगा कि आखिर ये एकदम से कैसे बदल सकती हैं। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। घर में सुकून था तो समीर के पापा भी खुश हो गए। अपनी पत्नी और सौतेली बेटी शाजिया के साथ उनका व्यवहार अच्छा हो चुका था। वो जो चीज़ समीर के लिए लाते शाजिया के लिए भी लाते थे, लेकिन ये बात अब शाजिया और उसकी माँ के दिल में खटकने लगी थी कि सारी जायदाद का मालिक समीर होगा। बस कोई ऐसा तरीका निकल आए कि इस जायदाद में शाजिया का भी हिस्सा निकल आए। कुछ ना कुछ तो उनके हाथ भी आना चाहिए था, आखिर वो भी तो इसी घर में रहती थी। इतने बड़े कारोबारी इंसान की पत्नी थी। भले ही शाजिया कम उम्र थी, लेकिन लालचीपन में तो अपनी माँ पर ही गई थी। अच्छा पहनना, ओढ़ना और खाना हाथ में पैसे होना तो जैसे उसकी पहली ख्वाहिश थी। फिर दोनों माँ बेटी ने जो खेल रचाया वो तो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। एक दिन समीर अपने कमरे में ही बैठा पढ़ाई कर रहा था। सुबह उसके पेपर था। वो बैठा था कि जब सौतेली माँ उसके लिए बादाम पिस्ते का दूध लेकर आई। समीर से कहने लगी कि लो बेटा दूध पी लो। समीर अपनी माँ की इतनी मेहरबानियां समझ नहीं पाया था। कुछ वो पढ़ाई में भी बिजी था, इसलिए दूध का गिलास लिया और दूध का गिलास पीने के बाद जैसे ही उसने साइड टेबल पर रखा और अपनी वापस नजरें किताब पर डाली तो उसे सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा। लिखे हुए शब्द दो दो नजर आने लगे। ऐसा लगता था जैसे वो अपने होश खो रहा हो। कुछ ही देर बाद समीर बेहोश हो चुका था, गहरी नींद में जा चुका था। समीर के सोते ही उसकी सौतेली माँ ने शाजिया को समीर के कमरे में भेजा और फिर उसके कपड़ों को फाड़ दिया, मुंह पर नकली जख्मों का निशान बनाए, बाल बिखेर दिए, आंखों में ग्लिसरीन डाली ताकि आंसू बिल्कुल असली जैसे आ सके। खुद वो पड़ोस में चली गई क्योंकि ये समय समीर के पापा के आने का था। जैसे ही समीर के पापा के घर आने की आवाज आई तो गाड़ी का हॉर्न सुनकर सौतेली माँ भी घर में दाखिल हुई थी। खुद ही बोलकर कहने लगी कि मैं पड़ोस में शमा के यहाँ चली गई थी। जैसे ही दोनों घर में दाखिल हुए तो शाजिया की सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। दोनों भागकर समीर के कमरे में गए थे। सामने का मंजर वैसा था जैसा वो दिखाना चाहते थे। समीर सामने बेड पर बेहोशी की हालत में था और शाजिया के फटे कपड़े और आंखों से बहते आंसू, फिर जिस्म पर जगह जगह जख्म इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि समीर ने उसके साथ गलत हरकत की है। इतना देखना था कि उसका बाप आग बबूला हो गया और सौतेली माँ ने तो चीखते हुए रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। चीख चीख कर कहने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बच्ची की इज्जत लूट ली। इस दरिंदे ने मेरी बच्ची की इज्जत लूट ली और इसे जरा भी शर्म नहीं आई, जरा इसे रिश्तों का लिहाज ही नहीं है। जब समीर के पापा ने शाजिया की हालत देखी तो वो आग बबूला हो गया। उसके मुंह पर कितने ही थप्पड़ मार दिए। मार खाकर समीर भी होश में आ चुका था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। जब तक उसे असलियत मालूम हुई बहुत देर हो चुकी थी। वो रोने लगा, अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ पर लेटा सो रहा था। क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। जरूर ये शाजिया की साजिश है। आप जानते तो हैं कि ये मुझे इस घर में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। ये दोनों आपको मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। लेकिन ऐसा थप्पड़ समीर के मुंह पर पड़ा कि उसकी नाक से खून बहने लगा था। बजाय अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालने के समीर के पापा ने फौरन पुलिस को कॉल की और रेप केस में उसे अंदर करवा दिया। वो हैरानी से अपने बाप को देख रहा था। अपनी माँ तक की कसम खा ली, लेकिन माँ की कसम खाने पर भी उसे थप्पड़ ही पड़ा था। पुलिस उसे पकड़कर ले जा चुकी थी। मामला अदालत तक पहुंचा। लोगों का कहना था कि जब सगा बाप अपने बेटे के खिलाफ है तो जाहिर सी बात है बेटा सचमुच गुनाहगार होगा। सारी हमदर्दियां शाजिया के साथ थी और समीर कसूरवार खड़ा था। कहा गया कि इसको अब सजाए मौत सुनाई जाएगी। सजाए मौत का सुनकर समीर का शरीर कांप चुका था। वो भागकर अपने बाप के पास गया था। सब लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। वो अपने बाप के पैरों में गिर गया। पैरों से लिपट कर रो रो कर कहने लगा कि पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लें। आप तो मुझे पायलट बनाना चाहते थे ना। मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं। भला आप मुझे मरने कैसे दे सकते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जीना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज मेरा यकीन करें। मगर उसके बाप उसे धुतकार कर वहां से जा चुका था कि नहीं, ऐसे एक लड़की के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। पुलिस उसे पकड़कर बच्चों की जेल में ले जा चुकी थी। ठीक 2 हफ्ते बाद उसे फांसी होनी थी। 2 दिन तक उसे खाया ही नहीं गया।
बहुत मारा गया था, बयान लिए गए थे, कितना ही टॉर्चर किया गया था। हालांकि हिंदुस्तान में यह कानून है कि जेल में आने वाले बच्चों की अलग जेल बनाई जाएगी। उन पर किसी भी तरह का जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें वहां पर पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनकी अच्छी परवरिश की जाएगी, उन्हें अच्छा इंसान बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मगर समीर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके साथ सारा दिन हवलदार उसे परेशान किया करते और रात को वहां पर बदमाश लड़के उसे तरह तरह की तकलीफ पहुंचाया करते थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब समीर को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना था। इस मौके पर न सिर्फ शाजिया बल्कि उसकी माँ और समीर का बाप भी मौजूद था। फांसी के तख्ते पर समीर को ले जाया जा रहा था। उसने एक बार भी पलटकर अपने बाप को नहीं देखा था। हाँ, मगर एक नज़र शाजिया पर जरूर डाली थी। उसकी नज़रों में ऐसा कुछ था कि शाजिया हड़बड़ाकर नजरें चुराने पर मजबूर हो गई। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद समीर को फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। सबको लगता था कि इसके चेहरे पर मौत का डर होगा, मगर नहीं, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। मुस्कुराकर उसने अपनी सौतेली माँ और बहन को देखा था। उसकी नज़रों में अजीब सा असर था। दोनों ही हड़बड़ाकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। सोच रखा था कि आज दिन उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा दिन होगा। आखिर सारी जायदाद अब सौतेली माँ और उसकी बेटी के हाथ लगने वाली थी। जैसे ही गले में रस्सी डालकर समीर को लटकाया जाने लगा कि तभी एक औरत चिल्लाते हुए फांसी घाट में दाखिल हुई। कहने लगी कि समीर बेटे को छोड़ दो, ये बेकसूर है, इसे कुछ मत कहो, खुदा गारत करे झूठ बोलने वाले को। अरे खुदा की लानत बरसे जिन्होंने मासूम बच्चे पर इल्जाम लगाया। हर कोई पलटकर उस औरत की तरफ देखने लगा था। उसकी आवाज सुनकर तो शाजी और उसकी माँ के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। वो रोते हुए आगे बढ़ी। ये औरत, जिसकी उम्र 45-50 के लगभग थी, ये समीर के यहाँ नौकरी करती थी, उनके घर की खास नौकरानी थी। उसने सबके सामने जो बात बताई, उसने तो कहानी का रुख ही मोड़ दिया था। वो औरत कहने लगी कि समीर का कोई कसूर नहीं, ये तो बेकसूर बच्चा है। सारा कसूर आने वाली नई पत्नी और उसकी बेटी का है। ये समीर को बहुत तंग करती थी, यहाँ तक कि समीर को दूध में दवा मिलाकर देने से लेकर कमरे में अपनी ही बेटी को कपड़े फाड़ कर भेजने तक सारा किया धरा तो इसकी सौतेली माँ का था। ये सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन इस खतरनाक औरत से डरते हुए मैं अपना मुंह न खोल सकी। लेकिन कई रातों से मेरे सपने में पहली मालकिन यानी समीर की सगी माँ आकर ये कह रही थी कि मेरे बेटे के हक में गवाही दो। मेरा बेटा अगर मर गया तो मेरी आत्मा को कभी चैन न मिलेगा और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस मैं और चुप न रह सकी और दौड़ी चली आई। सच्चाई खुलने की देर थी कि सौतेली माँ और उसकी बेटी तो हत्थे से ही उखड़ गईं। कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन हकीकत सामने आ चुकी थी। समीर को बाइज्जत बरी कर दिया गया, जबकि दोनों माँ बेटी को वहीं पर जेल में डाल दिया गया। साथ ही समीर के बाप ने उस औरत को तलाक भी दे दी थी। समीर का बाप बहुत शर्मिंदा था। कल की आई ये औरत और उसकी बेटी की खातिर उसने अपने बेटे को शक की निगाह से देखा था। उसे मारा था, यहाँ तक कि अपने सामने अपने बेटे को फांसी के तख्ते तक लटकाने वाला था। हाथ जोड़कर अपने बेटे से माफी मांगने लगा। समीर ने अपने बाप के हाथ पकड़ लिए। वो बहुत टूट चुका था कि उसका बाप, जो दुनिया वालों की बातों में आकर उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाने वाला था, एक लंबा अरसा लगा था समीर को अपने बाप के साथ दोबारा ताल्लुक बहाल करने में। इस वाक़े के बाद समीर के पापा ने दोबारा शादी नहीं की थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ कहानी की ही तरह सुनिएगा, सच्चाई को मत समझिएगा, ये सिर्फ कहानी ही है। ओके, तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।